Hello everyone. Welcome to the another lecture of Human Anatomy and Physiology 2. So today onwards we are going to start our new unit. This will be the last unit of syllabus of Human Anatomy and Physiology 2 of BPharm second semester. तो जो ये हमारा नया यूनिट है इसमें हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसको हम हिंदी में प्रजनन प्रणाली भी बोलते हैं, है ना। तो ये ऑफन नेग्लेक्टेड रहता है ना। डीप में कोई डिस्कस नहीं करता है। थोड़ा एक सोशल स्टिग्मा जो है वो आज भी देखने को मिलता है। तो हम उस सबसे आगे जाके वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है ना, इसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, उनकी एनाटॉमी क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है। उससे आगे फिर हम थोड़ा जेनेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो हमको इसको और अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेंगे कि क्यों रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इतनी ज़रूरत है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। वो सारी बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, हैविंग सेड दैट, सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेज क्लास, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे एनाटॉमी के बारे में, है ना। एनाटॉमी में अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसके हिसाब से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से ही हम ह्यूमन बीइंग को बेसिकली ब्रॉडली हम दो जेंडर्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल, है ना। अभी सोशल हिसाब से, जस्टिस हिसाब से हमको मल्टीपल जेंडर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर, है ना, बाकी चीजें भी है। हाउएवर हम अगर नेचुरल तरीके से बात करें, है ना, नेचर के रूल के हिसाब से बात करें, या फिर जो हमारे फिजियोलॉजिकल तरीके से अगर हम डिस्कस करें, है ना, मेडिको फिजियोलॉजिकल तरीके से डिस्कस करें, तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से हम बेसिकली दो जेंडर में डिवाइड करते हैं, मेल और फीमेल। राइट, तो जो ये मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एक दूसरे से अलग होता है। एनाटॉमी भी अलग होती है, दोनों का फिजियोलॉजी भी अलग होता है ना। और दोनों में जो ऑर्गन्स हैं उन सबके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं, उन दोनों का रेगुलेशन अलग रहता है, फिजियोलॉजी अलग रहती है, जो भी मैकेनिज्म्स है, फंक्शंस है, वो सारे डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक में हम उन्हीं सारे डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे, और कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, तो इन दोनों का जो वर्क है वो दोनों का कोलाबरेट होके कैसे एक किसी भी स्पीसीज की जो लाइफ है वो आगे बढ़ती है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसी में हम जेनेटिक बेसिस को भी डिस्कस करेंगे। राइट, तो विद दिस बैकग्राउंड, सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेज क्लास, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो while starting the lecture, let's see some background information. The reproductive system consists of specialized organ for gamete production, है ना। गैमेट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो हम इसको सीड बोल सकते हैं ना, जो न्यू लाइफ को लेके आता है, उसको मैं गैमेट बोल सकते हैं। तो ये गैमेट कैसे बनता है ना, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, है ना, इन आई एम बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जहाँ पे मेल गैमेट है ना, जो मेल सीड है, बेसिकली ह्यूमन बीइंग में स्पर्मेटोजोआ होता है, और जो फीमेल गैमेट है, फीमेल सीड है, जो बेसिकली ओवम या फिर जिसको हम कॉमनली एग भी बोलते हैं, वो दोनों का मिलन कैसे होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फर्टिलाइज प्रोसेस कैसे होता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और रिप्रोडक्शन है ना, फिर उससे आगे फिर उसमें जो लाइफ है वो लाइफ आगे कैसे बढ़ती है, वो सारी चीजें इस सिस्टम पे हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो गैमेट्स हैं, मेल फीमेल गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, वो दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे फर्टिलाइज हो रहे हैं, और वहां से रिप्रोडक्शन होकर एक नया लाइफ कैसे आ रहा है, उस सारी चीज को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब हम ऑर्गन की बात करते हैं तो इसमें आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, है ना। जो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, इसमें बेसिकली गोनेट्स, है ना। गोनेट्स मतलब क्या होता है कि जो गैमेट्स को निकालते हैं, है ना। गैमेट्स मतलब क्या होता है, जो हमने बोला कि सीड ऑफ लाइफ, जैसे मेल पे स्पर्मेटोजोआ और फीमेल के केस में ओवम, तो उसको जो प्रोड्यूस करता है उस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, गोनेट्स, है ना। मेल पे बेसिकली हम टेस्टिकल को गोनेट बोल सकते हैं, और फीमेल पे ओवरी एक ऑर्गन रहता है, हम आगे सारी मॉर्फोलॉजी जाके डिस्कस करेंगे। तो वो गोनेट्स आते हैं, एंड देयर एक्सेसरी स्ट्रक्चर, है ना। एक्सेसरी मतलब क्या होता है कि इसके केस में क्या होगा कि डायरेक्टली ये जो ऑर्गन है, ये जो स्ट्रक्चर है,
ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेंगे, मगर इनडायरेक्टली जो ऑर्गन है, जो पार्ट है गैमेट फॉर्मेशन पे हेल्प कर रहा है ना, उनको असिस्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो हो गए हमारे एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, है ना, मेल पे स्पर्म और फीमेल पे ओवा। देन फर्टिलाइजेशन, इन दोनों का कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। देन सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन, है ना, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है या फिर जो गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस है या फिर जो इंटायर रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ना, फिर उसके बाद में जो एक प्रेगनेंसी, जो एक पार्चुरेशन है ना, फिर पोस्टपार्टम फेज में जो लैक्टेशन, ये सारी चीजें आती है ह्यूमन बींग में। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सारे हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होती है ना। इन हार्मोन को हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग, है ना, फिर ये जो यहाँ से निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो बेसिकली जो पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है ना, फिर वो फिटस के उसमें रहता है, फिर वो बर्थ होने के बाद बच्चे बनते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट क्या रहता है, वो सारी चीजें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही डिस्कस करते हैं। तो ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बैकग्राउंड, है ना। तो हमारे आज के टॉपिक के हिसाब से हम सबसे पहले देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन से ऑर्गन रहते हैं, इन ऑर्गन्स का एनाटॉमी क्या है, और ये इनकी जो फंक्शंस है वो क्या है, वो हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है टेस्टिस, है ना। तो ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस इज प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअली गैमेट को फॉर्म करता है। तो ये बेसिकली हमारा गोनेड हो गया, है ना। तो ये जो स्पर्मेटोजोवा होता है, जिसको हम शॉर्टकट में स्पर्म बोल रहे हैं, उसको सिक्रेट करने का काम करता है टेस्टिस, है ना। इसके साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन भी रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो हार्मोन है ये टेस्टिकल से रिलीज होता है, और ये एंड्रोगोगिक हार्मोन है, मतलब मेल पे मेल वाले कैरेक्टर लेके आता है, मस्कुलिनिटी, हाइट वेट बड़ा होना, ऑर्गन के साइज बड़ा होना, है ना, एक पावरफुल डोमिनेंस जो एक रहता है, डीप वॉइस, है ना, फिर ये जो मुछेदारी, जो एक मेल मस्कुलाइन कैरेक्टर रहता है, वो सब इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हो रहा होता है। नाउ लेट्स सी अबाउट द टेस्टिस। टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम, है ना, जो हमारे प्यूबिक रीजन है, पेल्विक रीजन है, वहां पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, एक बैग जैसा रहता है, झोला जैसा रहता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये एक थैली जैसा है, एक सैक जैसा है ना। ये अब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है। अब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिकल नहीं रहते हैं, क्योंकि जो विसरल ऑर्गन रहते हैं वहां पे टेम्परेचर जो है 37 ±1 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और इतना टेम्परेचर जो यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, जो स्पर्म सेल बनते हैं, वो इसको एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं ना, जो स्पर्म है उसको नुकसान कर सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है, ये जो टेस्टिकल्स है, ये टेस्टिकल जो है स्क्रोटम पे रहते हैं। क्योंकि ये स्क्रोटम पे रहते हैं, तो इसका बॉडी टेम्परेचर हमारे अब्डोमिनल कैविटी के कंपैरिजन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है ना। इसीलिए जो है नेचुरली ये जो टेस्टिकल्स है, ये बाहर स्क्रोटम पे लटके हुए रहते हैं बेसिकली, राइट। दे आर पोजिशन्ड इन द सैक ऑफ स्क्रोटम, ताकि ये टेम्परेचर जो है वो कम रहे, और टेम्परेचर की वजह से जो है स्पर्म को नुकसान ना हो, राइट। सो टेस्टिकल्स आर कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, है ना। तो ये एक लेयर है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोल के। ये क्या करता है, टेस्टिकल्स को कवर करके रखता है ना। एंड दिस टेस्टिस, है ना, टेस्टिस मतलब बेसिकली हमारे पास 2 टेस्टिस रहते हैं, एक लेफ्ट रहता है, एक राइट रहता है। अगर हम एक टेस्टिस को आगे जाके हम देखेंगे तो इट कैन बी डिवाइडेड। टेस्टिकल्स को हम लोब्यूल्स के फॉर्म पे डिवाइड कर सकते हैं, जो इसके एरिया रहते हैं उसको हम लोब्यूल्स बोलते हैं। और इन लोब्यूल्स में बहुत सारे सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, है ना, जो ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं कि हमको स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म मतलब हो गया स्पर्मेटोजोवा, स्पर्म जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन होना, है ना। तो जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है उसमें यही जो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल रहते हैं, ये ट्यूब्यूल हेल्प करते हैं, राइट। सो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो यही बोल रहा है कि जो ये सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फिट है। फिर इसमें सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स को छोड़ के कुछ सेल्स रहते हैं, जिनको हम सर्टोलाई सेल्स बोलते हैं, है ना। ये सर्टोलाई सेल्स क्या करते हैं, ये स्पर्म प्रोडक्शन तो नहीं करते हैं, मतलब ये गैमेट को प्रोडक्शन नहीं करते हैं, मगर ये जो स्पर्म सेल्स बन रहे होते हैं, इस प्रोसेस में इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नॉरिश करते हैं इन स्पर्म को, और हमारे टेस्टिस को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देते हैं, है ना, इसको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली इसमें एक और सेल रहते हैं, जिसको हम लेडिग सेल्स बोलते हैं। ये हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जिसको हम
मेल हार्मोन बोलते हैं या फिर एंड्रोगोगिक हार्मोन बोलते हैं, एंड्रोजन रिलेटेड हार्मोन बोलते हैं, मस्कुलाइन हार्मोन बोलते हैं। वो इसमें का जो लेडिक सेल होता है वो इसको प्रोडक्शन करता है। तो बेसिकली कितने टाइप के सेल है हमारे पास? 3 टाइप के। सबसे पहला आ गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। फिर आता है सर्टोलाई सेल्स जो स्पर्म को नॉरिश करते हैं और टेस्टिस को सपोर्ट करते हैं। फिर आता है लेडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को रिलीज करते हैं, जो मैस्कुलिनिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऐसे ही टेस्टिस के ऊपर पे जो एक टेस्टिस से कनेक्टिंग पाइप निकलता है उसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। आगे मैं इसको आपको फिगर में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो एपिडिडाइमिस है ये इट इज 6 मीटर लॉन्ग है। इन एंड अराउंड कितना होता है ये? 6 मीटर लॉन्ग, मतलब बहुत लंबा होता है, मगर बहुत कोइल्ड मैनर पे ये टेस्टिस में टेस्टिस से आके रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेस्टिस है तो ये जहाँ पे ये जो एपिडिडाइमिस है ये एकदम से कोइल्ड, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर्स में रहता है, ताकि ये 6 मीटर है, ये कुछ सेंटीमीटर्स में इसका जो लेंथ है वो रहता है, मतलब बहुत ही डेंसली कॉइल्ड रहता है। वो भी यहाँ पे समझ में आ गया हो। ये जो ये एपिडिडाइमिस है इसको भी हम हेड रीजन पे डिवाइड कर सकते हैं, बॉडी रीजन पे और टेल रीजन पे डिवाइड कर सकते हैं। ये इतना लंबा होता है ना, यहाँ से धीरे धीरे जो प्रोडक्शन हुआ स्पर्म है वो धीरे 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 करके इस एपिडिडाइमिस से ऊपर की तरफ आ रहा होता है। ये इतना लंबा है, तो जब ये एपिडिडाइमिस से ऊपर आ रहा होता है इसी फेज में जो है स्पर्म आराम से मैच्योर हो रहा होता है। और जो स्पर्म की एक मोटिलिटी रहती है ना, एग को फर्टिलाइज करते टाइम पे इसको फीमेल में जाके है ना वजाइना को क्रॉस करके, फिर वहां से सर्विक्स के अंदर जाके, फिर यूट्रस को क्रॉस करके फैलोपियन ट्यूब में जाना होता है, जहाँ पे एक एम्पुला बोल के रीजन है जहाँ पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है। तो वहां पे स्पर्म को जाने के लिए स्पर्म को मोटिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो जो स्पर्म मोटिलिटी गेन करता है वो इसी एपिडिडाइमिस में करता है। होप ये क्लियर हो गया हो। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ स्पर्म, क्योंकि ये 6 मीटर लंबा ट्यूब है ना, बहुत सारे स्पर्म इसी में स्टोर होकर लंबे समय तक रह सकते हैं, राइट। फिर ये एपिडिडाइमिस आगे आके सेम ट्यूब है ना, इट विल बी नेम्ड एज द वैज डिफरेंस, है ना। तो ये जैसे ही वैज डिफरेंस ट्यूब चालू होता है तो इसका जो है मॉर्फोलॉजी भी बदल जाता है और इसका जो फिजियोलॉजी वो भी बदल जाता है। तो दिस इज अ थिक मस्कुलर ट्यूब। ये जो ऊपर था ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर ट्यूब था, जबकि वेज डिफरेंस क्या है? थिक मस्कुलर ट्यूब है जो एपिडिडाइमिस से लेके जो यूरेथ्रा रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के बाद में जो यूरेथ्रा रहता है ना, वहां तक इसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है ना, जो मेल पे सीमन का इजैकुलेशन रहता है ना, उसमें वेज डिफरेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। एंड इट्स ट्रांसपोर्ट स्पर्म ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, है ना। तो जब इजैकुलेशन होता है तो जो स्पर्म रहता है एपिडिडाइमिस में स्टोर हुआ है ना वेज डिफरेंस रीजन में, तो यहाँ से ये क्या करता है स्पर्म को लेके आगे जाता है, ताकि जो इजैकुलेशन है स्पर्म का इजैकुलेशन है वो फैसिलिटेट हो सके। होप यहाँ पे वेज डिफरेंस का भी आपको फंक्शंस और जो है एनाटॉमी वो समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले टेस्टिस है ना, टेस्टिस के बाद उसके बाद जो यहाँ पे एक ट्यूब में कलेक्ट होते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से ट्यूब निकलते हैं, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मिलके एक जगह पे ओपन रहते हैं। जैसे हमने यूरिनरी सिस्टम में देखा था, कलेक्टिंग डक्ट होके फिर रेनल पेल्विस से जाके कलेक्टिंग ट्यूबुल्स बनाते हैं। ऐसे यहाँ पे सेमिनिफेरस जो ट्यूबुल्स है वो जाके आगे एपिडिडाइमिस बनाते हैं, वही आगे कंटिन्यू होकर वेज डिफरेंस बन जाता है। फिर इसमें कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी रहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में। सबसे पहला है सेमाइनल वेसिकल। इसका नाम ही से क्लियर हो रहा है कि सेमाइनल वेसिकल मतलब ऐसा वेसिकल जहाँ पे सीमन जो है वो कलेक्ट होके बैठा है इस वेसिकल में। तो ये बेसिकली इसमें बहुत अमाउंट में फ्रुक्टोज होता है, क्योंकि ये हमारे जो स्पर्म रहते हैं है ना, जैसे ही कॉपुलेशन के बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में स्पर्म चले जाएगा तो उस स्पर्म को एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तो वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? फ्रुक्टोज, जो यहाँ पे सीमन पे सीमेनल वेसिकल बनाती है और उसको स्टोर करके रखती है। और ये हाईली अल्कलाइन होता है। ऐसा हाईली अल्कलाइन क्यों होता है? क्योंकि जो फीमेल का वजाइनल ट्रैक्ट है वो बहुत ही एसिडिक इन नेचर रहता है, उसको न्यूट्रलाइज करने में भी ये हेल्प करता है। एंड जो ये क्या बोलते हैं, जो टोटल इजैकुलेशन रहता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का 10 ml इजैकुलेशन हो रहा है तो उसमें अराउंड 6 ml जो है वो पूरा सीमन रहता है, और बाकी का जो 4 ml है वो उसमें स्पर्म और बाकी चीजें हमको देखने को मिलती है, बाकी और सेक्रेशन भी रहते हैं। तो जो सेमिनल वेसिकल है वो एक्चुअली जो एक इजैकुलेटेड सीमन रहता है उसमें जो सबसे ज्यादा जो पोर्शन है, सबसे जो लार्ज पोर्शन है वो
इसी सेमाइनल फ्लूइड का रहता है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। हमको ये समझना है कि जो एक्चुअल जो सीमन निकल रहा है ना इजैकुलेशन के टाइम पे, वो पूरा सीमन जो है वो स्पर्म नहीं है। इसमें जो सेल्स रहते हैं जो मेल गैमेट की तरह काम करते हैं वो एक्चुअली स्पर्म है। और ये जो पूरा जो कंटेंट है ना, जिसको हिंदी में वीर्य बोला जाता है, तो वो पूरा सीमन है। तो उसमें जो 60% है वो क्या है, वो सेमिनल वेसिकल उसको बनाता है। होप यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ऐसे ही हम एक्सेसरी सिस्टम की बात कर रहे थे, तो इसमें जो दूसरा एक्सेसरी सिस्टम आता है वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करता है, ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के थोड़े एक लेफ्ट में एक राइट में अगल बगल में रहता है। ये एक मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। वो क्या करता है कि स्पर्म को एक्टिवेट करता है और फीमेल जो योनि है, जो वेजाइनल ट्रैक्ट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें जो एसिडिटी है उसको भी न्यूट्रलाइज करने का हेल्प करता है। और फिर उसमें आता है हमारा जो एक थर्ड एक्सेसरी ग्लैंड, उसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये हमको समझ में आ रहा है इसके नाम से। ये बल्ब टाइप के छोटे छोटे ग्लैंड रहते हैं जो यूरेथ्रा के अगल बगल में रहते हैं। तो ये एक म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, है ना, लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं। और इसमें भी अल्कलाइन प्रोडक्ट रहता है जो वेजाइनल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, है ना। फिर उसके बाद में जो हमारा कॉपुलेशन का मेन ऑर्गन रहेगा वो आ गया पेनिस, है ना। तो ये जो पेनिस है, तो दिस इट कंटेन्स द कॉर्पस कैवर्नोसम। ये एक टिश्यू है ना, स्पॉन्जी, और ये जो कर्पस स्पॉन्जियम है, तो ये अलग टाइप के दो टिश्यूज हैं जो मिलके पेनिस को बनाते हैं, राइट। जो हम हिंदी में लिंग बोलते हैं उसको बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, ये जो टिश्यू है इसमें हाईली वेस्कुलराइज ऑर्गन है पिनाइल रीजन। तो जैसे ही इरेक्शंस आते हैं, है ना, पिनाइल इरेक्शंस आते हैं, वो टाइम पे क्या होता है, इन टिश्यू में बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो भर जाता है। स्पेशली जो स्पॉन्जियम टिश्यू है उसमें बहुत ज्यादा ब्लड भर जाता है, जिसकी वजह से ये एकदम से डाइल्यूट होता है, पूलिंग हो जाता है ब्लड का। जिसकी वजह से ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू एकदम से पूल हो जाता है, फूल जाता है ना, जिसको हम इरेक्शन के नाम से जानते हैं। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो इन एडिशन टू दी रिप्रोडक्शन, तो जो हमारा पेनिस है उसके और भी काम है, जैसे यूरिनेशन में हेल्प करता है ना। यूरिनरी सिस्टम पे जैसे ब्लैडर फुल हो जाता है तो जो यूरेथ्रा से यूरिन निकलता है वो बेसिकली पेनाइल रूट से निकलता है मेल के केस में। फिर ये इजैकुलेशन में हेल्प करता है कॉपुलेशन के टाइम पे। और कॉपुलेशन तो इसका जो मेन पर्पस है वो भी इसका फुलफिल हो जाता है। तो होप यहाँ पे हमको पेनिस के बारे में भी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे अगर हम फिगर में इलस्ट्रेट करके इसको देखने की कोशिश करें, तो आप यू जस्ट फॉलो मी। अगर हम इसको टेस्टिस माने, तो टेस्टिस के अंदर में क्या है, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के सेल है ना। एक तो है सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल जो इसको निकाल रहे हैं, फिर है सर्टोलाई सेल जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और स्पर्म को न्यूरस कर रहे हैं, और तीसरे सेल है लेडिक सेल जो हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, एपिडिडाइमिस में चले जाता है जो हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो स्पर्म है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जो एक्टिवेट हो रहा है, मोटिलिटी गेन कर रहा है, धीरे धीरे मैच्योर होते रह रहा है ना। फिर यहाँ से ये आके कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे पाइप में, जिसके हम बोलते हैं भास डिफरेंस, है ना। यही जो भास है, ये जैसे ये यूरेथ्रा के नजदीक पहुंचता है तो यहाँ पे एक ग्लैंड मिलता है जिसको हम सीमिनल वेसिकल बोलते हैं। ये जो सेमिनल वेसिकल है इसमें ये यहाँ पे सीमेन स्टोर होकर रहता है। तो ये ड्यूरिंग इजैकुलेशन स्पर्म के साथ मिक्स होकर जो एक्चुअल स्पर्म है वो बनाता है, जिसको हम वीर्य बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो यहाँ से ये जो क्या बोलते हैं, जो अपना सीमन है वो सीमन यहाँ से यूरेथ्रा में रिलीज हो जाएगा, और तब ये यूरिनरी जो वॉल्व है वो क्लोज हो जाएगा, और इंटरकोर्स के टाइम पे फिर यहाँ से ये जो स्पर्म है ये रिलीज हो जाएगा। और क्योंकि ये पेनिस जो है ये ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन है, राइट, इट विल बी इनसाइड द वेजाइनल ट्रैक्ट। तो ये जो स्पर्म है ये डायरेक्टली वेजाइनल जो ट्रैक्ट है उसमें जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। और हमने बोला कि इसमें जो स्पर्म है ना, उसको पीछे से अल्कलाइनिटी मिल रही है और फ्रुक्टोज मिल रहा है, एनर्जी भी मिल रही है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स भी रहते हैं। तो उसकी वजह से जो स्पर्म है उसमें एक मोटिलिटी रहती है जो गेन करता है। तो यहाँ से फिर जो स्पर्म है वो धीरे धीरे स्विम करके वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर में जाएंगे, सर्विक्स को क्रॉस करके, है ना, यूट्रस को भी क्रॉस करके, तो वो फैलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे। तो फैलोपियन ट्यूब में एक एम्पुला बोल के रीजन आता है जहाँ पे ये जाके फर्टिलाइज करेंगे। अगर वहां पे ओवम प्रोडक्शन हुआ है, नहीं हुआ है तो फिर 24 से 48 घंटे में ये स्पर्म डेड हो जाएंगे और इनकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा, राइट। होप दिस टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही था।
हम आज के क्लास कंप्लीट करने से पहले एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन प्रणाली, मेल और फीमेल में किस तरीके से प्रजनन होगा वो ये डिसाइड करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमने देखा जो सबसे प्राइमरी ऑर्गन है जो गैमेट को प्रोडक्शन करता है वो है टेस्टिस, है ना, जो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। सर्टोलाई सेल स्पर्म को नॉरिश करते हैं और सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है उनको सपोर्ट करते हैं, टेस्टिस को सपोर्ट करते हैं। लेडिक सेल जो है वो इंपॉर्टेंट हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं। एपिडिडाइमिस स्पर्म को मोटिलिटी और मैच्योरिटी में हेल्प करता है। वेज डिफरेंस जो है इनको स्टोर करने में और इजैकुलेशन करने में हेल्प करता है। जो एक्सेसरी ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल सीमेन को प्रोड्यूस करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो जो है लुब्रिकेशन और मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है और एसिडिटी को जो है वो न्यूट्रलाइज करता है ना। जो पेनाइल रीजन है वो यूरिनेशन, इजैकुलेशन और कॉपुलेशन में काम करता है। और हमने यहाँ पे एनाटॉमी का डिस्कस किया। होप ये जो टॉपिक है ये आपको एकदम से क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट। आपको मालूम है इसके नोट तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, आप वहां जाके इनको डाउनलोड करके आराम से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। सी यू इन द अनदर क्लास विद द अनदर टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करिए। और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। थैंक यू।